हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाषा विश्व की सबसे महान शक्ति संपन्न वस्तु है। इसमें वह शक्ति है जो नवीन सृष्टि की रचना कर दे। भाषा निष्प्राण समाज में चेतना फूंक देने वाली वस्तु है। भाषा मानव मात्र का एक अक्षय कोश है। यह मानव की पूंजी है। मानव ने सृष्टि के आरंभ से आज तक जो कुछ सोचा, समझा, देखा और अनुभव किया है, उसका संकलन भाषा के रूप में ही विद्यमान है। प्रत्येक भाषा ध्वनि, शब्दावली, उच्चारण, शब्द रूप, धातु रूप, वाक्य संरचना और व्याकरण की दृष्टि से दूसरी भाषा से भिन्न होती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी भाषा जो कि संपूर्ण विश्व पर राज करती है, जिसके बिना किसी का भी गुजारा नहीं है, उसी भाषा की कुछ विशेषताओं पर, महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं भाषा की विशेषताएं। दोस्तों, जो ये भाषा है, ये मुख्य रूप से हम मुंह से बोलते हैं। इसकी ध्वनियों के उच्चारण के लिए निश्चित स्थान और प्रयत्न होता है। आप कभी भी कोई भी शब्द बोलते हैं तो आप जब बोलते हैं तो आपको महसूस होता है कि हाँ, हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही है। और भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि प्रतीकों द्वारा नियंत्रित होता है। जब हम उसको लिखते हैं तो कोई ना कोई लिपि होती है या फिर कोई चिन्ह होते हैं। भाषा की सीमित ध्वनियों से असीमित विचार व्यक्त हो सकते हैं। किसी एक वस्तु के लिए प्रत्येक भाषा में समान ध्वनि प्रतीक नहीं होते, यानी कि एक ही वस्तु को अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से उच्चारित किया जाता है। जैसे हम ट्री शब्द, अंग्रेजी में हम ट्री बोलते हैं, लेकिन इसे हम जब हिंदी में उच्चारित करते हैं तो हम इसे पेड़ बोलते हैं। यानी कि इस शब्द के लिए ये जो दोनों भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें ध्वनि प्रतीक अलग अलग है। ऐसे ही हर शब्द के साथ होता है। दोस्तों, भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जो सामान्य रूप से विश्व की समस्त भाषाओं में प्राप्त होती हैं। प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरण है और जो उनके जो नियम होते हैं वो उसी विशेष भाषा पर लागू होते हैं। लेकिन जो हम आज के अध्याय में विशेषताओं पर चर्चा करेंगे भाषा की, ये सभी भाषाओं पर लागू होती हैं। तो पहली है, भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। यानी कि दोस्तों, भाषा ही वह शक्ति है जो संसार को एक सूत्र में बांध सकती है। आप भाषा के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। भाषा सर्वशक्ति संपन्न है। विश्व की सबसे महान शक्ति संपन्न वस्तु भाषा ही है। भाषा में वह शक्ति है जो नवीन सृष्टि की रचना कर सकती है और यह निष्प्राण समाज में चेतना फूंकने का कार्य भी करती है। भाषा सर्वव्यापक है, यानी कि मनुष्य के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, वो सभी भाषा के द्वारा संचालित होते हैं। मानव का आंतरिक और बाह्य कार्य, चिंतन, मनन, वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भाषा की ही सहायता ली जाती है। यानी कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखेंगे तो हर पल भाषा के सहारे ही आप चलते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। यानी कि एक व्यक्ति भाषा का व्यवहार करके अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, और जो बोलने वाला है वो जो संदेश देना चाहता है, सुनने वाला वही संदेश ग्रहण करता है। यानी कि मैंने जब आपसे बात की और आपने मेरी बात सुनी, तभी भाषा का संप्रेषण कार्य सफल होता है। और भाषा किसी एक व्यक्ति मात्र की पर्सनल संपत्ति नहीं है, यानी कि उसकी अपनी संपत्ति नहीं है। बालक समाज से ही भाषा सीखता है। वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भाषा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो शब्दों का उच्चारण है वही बोला जाता है, तभी आप सही भाषा बोलने वाले माने जाते हैं। जब भाषा को बोलने वाला पूरा समाज परिवर्तन को स्वीकार करता है, तभी भाषा में परिवर्तन संभव है। इसीलिए भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। दोस्तों, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के समान भाषा भी परिवर्तित होने वाली वस्तु है। किसी देश और किसी गुण की भाषा ऐसी नहीं रही जो कभी परिवर्तित ना हुई हो। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परिवर्तन में मात्रा का अंतर भले ही हो, परिवर्तन क्रम अनिवार्य है। यह परिवर्तन भाषा के सभी तत्वों में पाया जाता है। ध्वनि, शब्द, व्याकरण, अर्थ, इनमें कोई भी अपरिवर्तित नहीं रहता। यानी कि समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होना अनिवार्य है। कभी भाषा में नए शब्दों का समावेश हो जाता है और इस तरह से भाषा बार बार परिवर्तित होती
रहती है। भाषा के उच्चारित रूप में पहले परिवर्तन होता है। दोस्तों, यद्यपि अनुकरण के साथ ही परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, लेकिन परिवर्तन का जो प्रथम प्रभाव है वो भाषा के उच्चारित रूप पर पड़ता है। व्यक्तिगत उच्चारण में अंतर होते होते वह समाज के उच्चारित रूप में भी परिलक्षित होने लगता है। यानी कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो कहीं कुछ बोले जाते हैं और दूसरी जगह कुछ और। जैसे सत्य को कई लोग सत्य भी बोलते हैं, कई लोग सच बोलते हैं, घृत घी भी है। ये सब धीरे धीरे साहित्य में प्रवेश पाकर परिष्कृत या विकसित रूप मान लिए जाते हैं। भाषा एक व्यवस्था है दोस्तों। भाषा में 4 व्यवस्थाएं होती हैं: स्वर्ण व्यवस्था, रूप व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था और व्याकरण व्यवस्था। भाषा में शब्दों के लिए ध्वनियों और वाक्य के लिए पदों का एक निश्चित क्रम होता है, जो कि उस समाज के लिए, जिस समाज की वो भाषा है उसके लिए स्वीकृत हो। वक्ता अपने अनुभव क्षेत्र से बाहर के लिए ध्वनि क्रम या शब्द क्रम को स्वीकार नहीं कर सकता। वाक्य में शब्द बदल जाने से अर्थ भी बदल जाते हैं। हिंदी में वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम रहता है। भाषा में व्याकरण व्यवस्था होती है जो भाषा को नियंत्रित, व्यवस्थित और सुसंबद्ध करती है। अगला है, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। विश्व की प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। शब्दावली, व्याकरण, उच्चारण, शब्द रूप, धातु रूप, वाक्य प्रयोग आदि में आकाश पाताल का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए प्रत्येक भाषा को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। भाषा की धारा कठिनता से सरलता की ओर ले जाती है। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, उसी प्रकार भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। जनसाधारण, मुख्यतः बालकों में आप ये प्रवृत्ति देखेंगे कि वो कठिन शब्दों को भी सरल बना लेते हैं। इसका कारण है कि मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो कम श्रम से अधिक लाभ उठाना चाहता है। वैदिक भाषा के व्याकरण के पश्चात संस्कृत व्याकरण, पाली व्याकरण और प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी व्याकरणों की तुलना जब हम करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वैदिक व्याकरण में जितनी विभिन्नता, रूपों का वैविध्य, क्रियापदों की अनेकता प्राप्त होती है, वो धीरे धीरे अब आगे कम होती जा रही है। भाषा स्वभावतः स्वतंत्र होती है। इसका जो स्वभाव होता है दोस्तों, वो पहाड़ी नदी की तरह होता है, वो भी पहाड़ी नदी की तरह बहती रहती है। स्वतंत्र रहना इसका स्वभाव है। भाषा के प्रभाव में साहित्यिक, भाषा और व्याकरणबद्धता के नाम पर यदि गतिरोध उत्पन्न किया जाता है तो वह फिर उन सभी बाधाओं को तोड़कर एक अन्य अलग जनभाषा के रूप में विकसित हो जाती है। इसलिए प्रत्येक भाषा के 2 रूप उपलब्ध होते हैं। पहला है साहित्यिक भाषा और दूसरा है जन भाषा। भाषा में उत्पादन क्षमता होती है दोस्तों। कितनी अच्छी विशेषता है कि इसकी उत्पादन क्षमता का अर्थ है कि हम परिमित ध्वनियों की सहायता से परिमित वाक्य निर्माण कर सकते हैं और उन्हें समझ भी सकते हैं। यह कार्य भी हम सहजता से बिना किसी चिंतन से कर सकते हैं। हम ऐसा नवीन वाक्य भी बना सकते हैं जिसे हमने ना कभी पढ़ा हो, ना सुना हो, ना ही देखा हो, लिखा हो। मतलब भाषा अर्जित वस्तु है। यानी कि मनुष्य में, कोई भी मनुष्य में भाषा सीखने की नैसर्गिक शक्ति होती है। मान लीजिए हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब यही हमारा एक बच्चा बाहर जाकर पलता है तो वो सहज रूप में वहाँ की भाषा को सीख लेता है और अपना लेता है। वह प्रयासपूर्वक, कोई भी मनुष्य प्रयासपूर्वक कोई भी भाषा सीख सकता है। सहज स्वाभाविक परिवेश में बच्चा समाज से अनुसरण द्वारा भाषा सीख जाता है। किसी भाषा विशेष का ज्ञान लेकर वह जन्म नहीं लेता। यानी कि जैसे परिवेश में वो पलता बढ़ता है, उसे वही भाषा आ जाती है। जब एक हिंदी भाषी बच्चा दूसरी भाषा क्षेत्र में जाकर रहता है तो वह उस दक्षता से नई भाषा सीख जाता है जिस दक्षता से वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उस भाषा को सीखते हैं। भाषा का कभी भी कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यह सतत प्रवाहमान और गतिशील है। अतः इसका एक अंतिम स्वरूप हो ही नहीं सकता। विश्व की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, उसी प्रकार भाषा भी परिवर्तनशील है। सदा परिवर्तनशील वस्तु का अंतिम स्वरूप कभी हो ही नहीं सकता। ना संसार का कोई अंतिम स्वरूप है, ना इस मानव शरीर का, और ना ही मानवीय भाषा का। यानी कि भाषा का भी मानवीय शरीर की तरह कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने भाषा की
यानी कि विश्व की सभी, इसका भाषा का इस यहाँ पे ये अर्थ है कि जो जितनी भी भाषाएं हैं विश्व में, उन सभी भाषाओं में जो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उस पर हमने आज के अध्याय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पे हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।